परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। ये शब्द हैं ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के। और आज की हमारी चर्चा वैश्विक व्यापार में हो रहे एक ऐसे ही बड़े बुनियादी बदलाव के बारे में है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बेहद ज़रूरी विषय की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। अब कागज़ पर तो इसका मकसद है दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचाना, पर भारत के स्टील और एल्यूमिनियम व्यापारियों की कह सकते हैं नींद उड़ी हुई है। तो आज हम पड़ताल करेंगे कि ये CBAM जलवायु का रक्षक है या फिर व्यापार की दुनिया का कोई नया विलन। ये एक ऐसा विषय है जो UPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस जटिल विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि CBAM सिर्फ एक और इम्पोर्ट टैक्स नहीं है। अच्छा, ये ग्लोबल ट्रेड के नियमों को मतलब एक तरह से फिर से लिखने की एक कोशिश है। एक ऐसी दुनिया जहां किसी प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ लागत से नहीं बल्कि उसके कार्बन फुटप्रिंट से भी तय होगी। और यही बात इसे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये CBAM आखिर है क्या भला। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये यूरोपियन यूनियन यानी EU का एक तरह का कार्बन टैक्स है। सही, कुछ खास सामानों पर जो EU में आयात किए जा रहे हैं। और EU ऐसा कर क्यों रहा है? देखिए, ये समझना दिलचस्प है। EU के अंदर जो कंपनियां हैं उन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए पहले से ही इमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम या ETS के तहत पैसे देने पड़ते हैं। मतलब अगर कोई जर्मन कंपनी स्टील बनाती है तो उसे अपने प्रदूषण की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो CBAM का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जो स्टील मान लीजिए भारत या चीन से EU में आ रहा है उस पर भी वैसी ही कार्बन लागत लगे। अच्छा, तो मतलब ये प्लेइंग फील्ड को बराबर करने की एक कोशिश है ताकि EU की कंपनियां ये ना कहें कि भाई हमें तो अपने देश में प्रदूषण के लिए पैसे देने पड़ते हैं जबकि बाहर से आने वाले माल पर कोई ऐसी लागत ही नहीं है। एकदम सही। EU इसे कार्बन लीकेज रोकने का एक तरीका बताता है। कार्बन लीकेज? हाँ, कार्बन लीकेज का मतलब है कि कंपनियां अपना प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए भारत या वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट न कर दें जहां पर्यावरण के नियम शायद उतने सख्त नहीं है और उत्पादन सस्ता पड़ता है। समझ गया। तो इसका फेज तो शुरू हो चुका है ना? हाँ, अक्टूबर 2023 से इसका ट्रांजिशनल फेज शुरू हो चुका है जिसमें कंपनियों को सिर्फ अपने उत्सर्जन का डेटा रिपोर्ट करना है, लेकिन असली टैक्स मतलब पैसों का लेन देन वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। और ये सिर्फ स्टील और एल्यूमिनियम तक ही सीमित नहीं है जहां तक मैंने पढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी इसमें सीमेंट, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन भी शामिल है। और ये तो बस शुरुआत है, ये लिस्ट भविष्य में और भी लंबी हो सकती है। और तो और अब UK भी ऐसा ही कुछ लाने की तैयारी में है। हाँ, UK भी 2027 से ऐसी ही एक प्रणाली लाने की योजना बना रहा है। मतलब ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तब तो ये सिर्फ EU को एक्सपोर्ट करने की बात नहीं रहेगी। कल को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब यही करने लगेंगे। तब तो भारत के लिए हर बड़ा बाजार एक चुनौती बन जाएगा। बिल्कुल, इसका असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का EU को स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात $5.8 बिलियन रहा। ओके। जो पिछले साल से 24% कम है। 24%? हाँ, और ये गिरावट अक्टूबर 2023 में नियम लागू होने के ठीक बाद शुरू हुई। अरे वाह, मतलब अभी तो टैक्स लगा भी नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के सिरदर्द ने ही कई भारतीय कंपनियों को अपना एक्सपोर्ट कम करने पर मजबूर कर दिया। खैर, ये तो EU का तर्क हुआ, लेकिन इसका असली असर तो भारतीय निर्यातकों की जेब पर पड़ेगा। जरा आंकड़ों में समझते हैं कि ये चोट कितनी गहरी हो सकती है। देखिए, इसका हिसाब 2 चीजों पर आधारित है। एक, उत्पादन में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ, और दूसरा EU का उस वक्त का कार्बन प्राइस जो अभी लगभग 80 यूरो प्रति टन CO2 है। अब क्योंकि भारत में कोई राष्ट्रव्यापी कार्बन टैक्स नहीं है तो भारतीय निर्यातकों को पूरी CBAM लागत चुकानी होगी। और ये लागत छोटी तो बिल्कुल नहीं है। मैंने पढ़ा कि ये निर्यातकों को मिलने वाली असल कीमत का 16 से 22% तक खत्म कर सकती है। 16 से 22%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। मतलब अगर कोई 100 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे 22 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। ये तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म कर देगा। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में ज्यादातर स्टील कोयले पर आधारित ब्लास्ट फर्नेस मतलब BF-BOF प्रक्रिया से बनता है। राइट। इस प्रक्रिया से 1 टन स्टील बनाने में करीब 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
अब 80 यूरो प्रति टन के हिसाब से ये हो गया 192 यूरो। 192 यूरो भारतीय रुपयों में ये कितना हुआ? करीब 17,000 रुपए प्रति टन का अतिरिक्त टैक्स। 17,000 रुपये प्रति टन। और अगर एक टन स्टील की कीमत मान लीजिए 600 यूरो यानी करीब 54,000 रुपये, तो उस पर 17,000 का टैक्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। पर एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये टैक्स चुकाएगा कौन? भारत का एक्सपोर्टर या फिर यूरोप का इंपोर्टर? देखिए, आधिकारिक तौर पर कागजों पर ये टैक्स ईयू का आयातक चुकाएगा। वही सीबीएम के तहत रजिस्ट्रेशन कराएगा, उत्सर्जन का सारा हिसाब किताब देगा और फिर सीबीएम सर्टिफिकेट खरीदेगा। सर्टिफिकेट्स। हाँ, ये सर्टिफिकेट एक तरह का प्रदूषण परमिट है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होगा, है ना? मुझे तो लगता है कि वो यूरोपियन खरीदार सारा का सारा बोझ भारतीय एक्सपोर्टर पर ही डाल देगा। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। हकीकत यही होने वाली है। ईयू का खरीदार कहेगा कि भाई मुझे तुम्हारे माल पर 192 यूरो का सीबीएम टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं तुमसे माल ही 192 यूरो सस्ता खरीदूंगा। मतलब वो कीमत की बातचीत में ही ये लागत काट लेगा। बिल्कुल। विशेषज्ञ भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि खरीदार कम से कम 50 से 70% लागत तो एक्सपोर्टर पर डालेंगे ही। तो अगर हम उसी 192 यूरो वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो इसका मतलब है कि भारतीय निर्यातक को प्रति टन लगभग 95 से 133 यूरो का सीधा नुकसान होगा। यानी जो 600 यूरो की बिक्री थी वो घटकर सिर्फ 467 से 505 यूरो रह जाएगी। ये तो मार्जिन पर बहुत बहुत बड़ी चोट है। निश्चित रूप से। और ये तो सिर्फ एक अनुमान है। बाजार की हालत और खरीदार की मोलभाव करने की ताकत इसे और भी ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला सिर्फ एक सामान्य सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट या कोई ईएसजी स्टेटमेंट देने जैसा नहीं है। सीबीएम तो एक बहुत ही सख्त, मतलब फैक्ट्री लेवल की ऑडिटिंग है। हाँ, मतलब अब एक्सपोर्टर को अपने सीए के साथ साथ एक कार्बन अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा जो ये हिसाब लगाए कि कितनी बिजली जली और कितना धुआं निकला। ये तो बिल्कुल नया सिरदर्द है। हाँ, आपने सही कहा, ये एक नया सिरदर्दी है। और इसमें हिसाब भी बहुत खास तरीके से होता है। इसमें सिर्फ स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन को ही गिना जाता है। एक मिनट, ये स्कोप 1 और स्कोप 2 क्या है? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। देखिए, मान लीजिए आपकी एक स्टील फैक्ट्री है, तो स्कोप 1 हुआ वो धुआं जो आपकी अपनी भट्टियों से, यानी सीधे आपके कंट्रोल वाले स्रोतों से निकल रहा है। अच्छा, जो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में है। बिल्कुल। और स्कोप 2 हुआ वो धुआं या कहिए वो उत्सर्जन जो उस पावर प्लांट से निकल रहा है जहां से आप अपनी फैक्ट्री के लिए बिजली खरीद रहे हैं। मतलब आपकी खरीदी हुई बिजली का कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, तो मेरी फैक्ट्री का सीधा धुआं और मेरी फैक्ट्री के लिए बनी बिजली का धुआं। सही समझा मैंने? एकदम सही। और ईयू फिलहाल बस इन्हीं 2 पर फोकस कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि फैक्ट्री तक कच्चा माल लाने वाले ट्रकों से कितना प्रदूषण हुआ या आपके बनाए स्टील से बनी कार से कितना प्रदूषण होगा। और सबसे जरूरी बात, आपकी कंपनी का एवरेज डेटा नहीं चलेगा। डेटा उसी प्लांट का देना होगा जहां से माल सप्लाई हो रहा है। और अगर कोई भारतीय निर्यातक ये प्रमाणित डेटा नहीं दे पाया तो क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में अभी भी डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन का सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। तब ईयू का आयातक डिफॉल्ट मान यानी डिफॉल्ट वैल्यूज का इस्तेमाल करेगा। एक मिनट, डिफॉल्ट मान मतलब ईयू अपनी तरफ से कोई भी आंकड़ा मान लेगा? हाँ, और वो आंकड़ा हमेशा ज्यादा होगा, एक तरह की पेनल्टी की तरह। वो मान लेंगे कि आपका प्लांट उस इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट्स में से एक है। ये डिफॉल्ट मान असल उत्सर्जन से 30 से 80% और कभी-कभी तो लगभग दुगना भी हो सकता है। तब तो कोई भी खरीदार ऐसे सप्लायर के साथ काम ही नहीं करना चाहेगा। वो या तो कीमत बहुत ज्यादा गिरा देगा या फिर सप्लायर ही बढ़ा देगा और किसी ऐसे देश से माल खरीदेगा जहां डेटा की ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो। बिल्कुल। इसीलिए इस डिफॉल्ट मान से बचना भारतीय कंपनियों के लिए अपने मार्जिन की सुरक्षा और बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। इसके लिए उन्हें 2026 से ISO 14065 जैसे मानकों के तहत प्रमाणित ऑडिटर से अपना डेटा वेरीफाई कराना होगा। और ये कंप्लायंस की एक और लेयर जोड़ देता है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ ईयू अपने जलवायु लक्ष्यों की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो विकासशील देशों पर इतना भारी टैक्स लगा रहा है। ईयू में कार्बन की कीमत लगभग 80 यूरो है, जबकि चीन में ये इसका सिर्फ 10% है। अमीर देश तो ये लागत उठा सकते हैं, पर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ये मुश्किल है। यही इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु है कि क्या ये वाकई जलवायु कार्रवाई है या अपनी इंडस्ट्री को बचाने और पैसा कमाने का एक छिपा हुआ तरीका।
विडंबना देखिए, स्टील और एल्युमिनियम जो दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का करीब 10% हिस्सा है, आज विकसित दुनिया में सबसे ज्यादा संरक्षित सेक्टर बन गए हैं। अमेरिका पहले से ही इन पर 50% तक का इंपोर्ट शुल्क लगाता है और अब ईयू ने ये नया कार्बन टैक्स जोड़ दिया है। मतलब ये तो दोहरी मार हुई, एक तरफ ट्रेडिशनल टैरिफ्स और दूसरी तरफ ये नया क्लाइमेट टैरिफ। सुनने में तो ये पर्यावरण की रक्षा जैसा लगता है, पर असल में ये अपनी इंडस्ट्री को बचाने का एक नया तरीका है, एक तरह का ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। आलोचक इसे यही कहते हैं और उनका तर्क है कि ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के भी खिलाफ है। हाँ, ये तो उस सिद्धांत के सीधे सीधे खिलाफ जाता है। उस सिद्धांत का मतलब तो यही था कि हाँ, जलवायु परिवर्तन हम सबकी जिम्मेदारी है, पर विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने 200 साल तक प्रदूषण फैलाकर विकास किया है। विकास करता है। ये कहता है कि आज जो भी माल यूरोप में बेचेगा उसे एक ही कार्बन कीमत चुकानी होगी, चाहे वो जर्मनी में बने या भारत में। ये एक तरह से प्लेइंग फील्ड को बराबर करने के नाम पर विकासशील देशों पर बोझ डालना है, जिनके पास अभी स्वच्छ तकनीक के लिए उतने पैसे नहीं हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर यूपीएससी मेंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या पर्यावरण से जुड़े सवालों के जवाब लिखते समय। तो अब सवाल यह है कि भारत के लिए आगे की राह क्या है? भारत इस चुनौती से कैसे निपट सकता है? देखिए, स्रोत के अनुसार भारत को 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला है कूटनीतिक स्तर, डिप्लोमेटिक लेवल पर। हाँ, भारत को ईयू के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की बातचीत के तहत सीबैम का समाधान खोजना होगा। यहाँ छूट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर इस बदलाव के लिए और समय देने की मांग की जा सकती है। और दूसरा स्तर घरेलू होगा। जी, लेकिन घरेलू स्तर पर तैयारी का मतलब क्या है? क्या बड़ी कंपनियों जैसे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू को अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया ही बदलनी होगी? शुरुआत में तो शायद नहीं। पहला और सबसे जरूरी कदम है सटीक डेटा जुटाना। उन्हें हर प्लांट के लिए एनर्जी ऑडिटर रखने होंगे जो ईयू के मानकों पर खरे उतरें और उनके उत्सर्जन का सही सही हिसाब लगा सकें। दूसरा, उन्हें अपने एनर्जी मिक्स को देखना होगा। क्या वे कोयले की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं? क्या वे अपने प्लांट की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगा सकते हैं? मतलब छोटे छोटे कदम भी उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और सीबीएम का बोझ घटाएंगे। हाँ, और जब भारत एफटीए की बातचीत में बैठेगा तो वो यही डेटा दिखाकर कह सकता है कि देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे ट्रांजिशन के लिए हमें 5 या 10 साल का और समय दीजिए। इसके अलावा भारत को अपने यहाँ भी कार्बन मार्केट विकसित करने पर तेजी से काम करना होगा। इस पर स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देता है कि कैसे उत्पादन के तरीके बहुत मायने रखेंगे। मतलब कोयला आधारित स्टील पर सबसे ज्यादा सीबीएम बोझ पड़ेगा, जबकि स्क्रैप आधारित या गैस आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बने स्टील पर सबसे कम। सही कहा। इसका मतलब है कि सीवैम एक तरह से स्वच्छ उत्पादन विधियों को पुरस्कृत करता है। जो भारतीय कंपनियां अपने उत्सर्जन को सटीकता से मापती हैं, अपने डेटा को जल्दी वेरीफाई कराती हैं और अपनी उत्पादन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों को इसके हिसाब से बदलती हैं, वे अभी भी अपने मार्जिन की रक्षा कर सकती हैं। लेकिन जो लोग इसमें देरी करेंगे वो यूरोपीय बाजार खोने का जोखिम उठाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कोई छोटी मोटी बाधा नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अंततः सीबैम वैश्विक व्यापार में एक फंडामेंटल शिफ्ट का संकेत है। ये कोई अस्थायी कंप्लायंस की बाधा नहीं है। ईयू बाजार में भारतीय निर्यातकों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी जल्दी कार्बन मूल्य निर्धारण, डेटा अनुशासन और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से लिखने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अब कार्बन एक नई ट्रेड करेंसी बन रहा है और अब मुकाबला सिर्फ लागत में नहीं बल्कि कार्बन उत्सर्जन के स्तर में भी होगा। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि सीबैम भारतीय निर्यातकों के लिए एक गंभीर आर्थिक और प्रोसीजरल चुनौती है। ये डेटा की सटीकता और स्वच्छ उत्पादन विधियों के महत्व को साफ तौर पर दिखाता है, और ये जलवायु नीति और ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के बीच की महीन रेखा पर एक बड़ी बहस भी छेड़ता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे कार्बन एक नई व्यापारिक मुद्रा बनता जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से अन्य क्षेत्र जैसे टेक्सटाइल या केमिकल्स भविष्य में इसी तरह की हरी व्यापार बाधाओं की चपेट में आ सकते हैं, और भारत एक ऐसी दुनिया के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है
जहां आर्थिक ताकत डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करने की क्षमता से जुड़ी होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।